हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जैसा कि हम पिछली क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े थे, उसकी डिफिनीसन देख रहे थे। डिफिनीसन क्या होती है और उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हमने पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। attraction force between two object or two body is known as gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर है, मतलब किन्हीं भी दो बॉडी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशन और उसका हमने एक्सप्रेशन आपको भी बताया था। और उसमें ये भी बताया था आपको कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपने पीछे पढ़ा है कि जो किन्हीं भी दो बॉडी को ले लेते हैं। अगर हम एक का मास m1 है, एक का मास m2 है ना, और उनके बीच की डिस्टेंस r है, जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है r है। और तो आपको उसमें हमने बताया था कि जो f होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट का, और जो r डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी होती है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्क्वायर का। तो इसी को जब कंबाइन करके हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं g। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, एक मिनट। हमने आपको ये बताया था कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस का। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे, वो कांस्टेंट क्या है? g। f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये g क्या है? ये g क्या है? इसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जी। ठीक, तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए बाकी, सॉरी मिनट, ये एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे एफ क्या है? फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिससे हमने आपको बताया। एम क्या है? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, और अब बात आती है इसकी यूनिट की। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट। क्या एसआई यूनिट ऑफ जी? किसकी एसआई यूनिट? जी की। तो जी मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो उसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ध्यान रखिएगा, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है उसका वैल्यू, किसका? कैपिटल जी, नॉट स्मॉल जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक।
इतना समझ में आया। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि जी की यूनिट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आप भूल गए हैं कि जी का एसआई यूनिट क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, एक तरीके से ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है उसी से हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे हम ये। एक मिनट, ब्लैंक स्लाइड, ये हो गया हमारा, मार्कर आ गया। देखिए अभी हमने अब क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी को, अब जी की को उसको ऐसा यूनिट निकालना है हमको, जी की यूनिट चाहिए, इस जी की ही तो यूनिट चाहिए ना हमको, इसकी। इसको अकेला कर लेंगे, इसको अकेला करेंगे तो क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर को एफ के पास ले जाएंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2, ठीक है। तो ये अब देखिए जी के फॉर्म में एक्सप्रेशन बन गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। मास केजी होता है, अब दो बॉडी का मास है, तो केजी इंटू केजी मतलब केजी का स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो गया इसका एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे आप इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम, तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे कि जो हम अर्थ के सरफेस पे वी पीपल स्टैंड हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। मान लीजिए हमारा अर्थ जो है, देखिए एक हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा अर्थ ऐसे है, तो हम यहाँ पे थोड़ी ना रहते हैं अर्थ के बीच में, है ना। मान लीजिए हमारा अर्थ ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे थोड़ी ना रहते हैं अर्थ के बीच में, हम रहते हैं कहाँ, सरफेस पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो बताइए हम लोग गिर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही हम लोग गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम कैसे रुकेंगे, हम गिर जाएंगे। हम क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से हम लोग गिरते नहीं हैं, इसी वजह से पानी भी नहीं गिर रहा है। नहीं तो अब यहाँ भी तो देखिए ये वाटर है, तो वाटर नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, ठीक है ना। और ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे आ जाता है, क्यों, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी को हम कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, छोड़ते हैं, तो वो नीचे की ओर आता है, क्यों, अर्थ ग्रेविटी। टाइड्स, जो टाइड्स लहरें हैं, लहरें क्यों उठती हैं समुद्रों में, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हिंदी में उसे कहते हैं, थिंक, ज्वार और भाटा, टाइड्स एंड वेव, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कि कितना ज़्यादा हो गया कम होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर कौन कौन से हैं, आइए हम आगे देखते हैं।
टू फैक्टर्स। पहला, हाउ बिग द ऑब्जेक्ट आर। सेकंड, हाउ फार अपार्ट दे आर, वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। ये दो फैक्टर हैं जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री मतलब मुक्त रूप से, फॉल गिराना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को मुक्त रूप से गिराना क्या होता है, साइंस के लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं हम? तो देखिए, बात करते हैं फ्री फॉल। विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फ्री फॉलिंग। नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंट, जो वायु प्रतिरोधक होता है उसे नगण्य मान लिया जाता है, मतलब कि वो प्रेजेंट नहीं है। उस स्थिति में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करते हैं तो उसे वहाँ पे हम मानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं, मतलब मुक्त रूप से गिरा रहे हैं। डिफिनेशन में आप ये याद रख सकते हैं, विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड फ्री फॉलिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एक्सेलरेट डिफरेंटली। ठीक है, एग्जाम्पल देख दिया वो स्टोन वर्सेस फिदर। अब देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई पे खड़ा हुआ है एक बंदा, वहाँ से कुछ पत्थर को फ्रीली फॉल कर रहा है, वो सीधे नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फ्री फॉल का मतलब जहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस, कोई भी प्रतिरोध है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जी को भी जीरो मान लिया जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अभी तक जो हम जी पढ़ रहे थे वो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, कैपिटल जी। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया था स्मॉल जी डिफरेंट थिंग, डिफरेंट है, कैपिटल जी डिफरेंट है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल जी का वैल्यू डिफरेंट है, एसआई यूनिट डिफरेंट है, स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट है, यूनिट भी डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाई जी, स्मॉल जी। द यूनिट जी इज सेम एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। स्मॉल जी की यूनिट सेम होती है, जैसे किसके सेम, किसके जैसे, जैसे कि एक्सेलरेशन। जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लास नहीं प्रीवियस चैप्टर में, जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वही यूनिट स्मॉल जी की होती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वही यूनिट यहाँ पे स्मॉल जी की होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता था, क्या होता था, भूल गए? ठीक है, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, उसमें हमने सारा कुछ बताया आपको। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, सारा कुछ है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब देखिए आगे बात आती है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या कहते हैं कि फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ये भी आप याद रखिए, ये नहीं कह रहा कि सुमत याद रखिए, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा। फॉर फ्री फॉल फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम किसी भी चीज़ को फ्री फॉल करवाते हैं तो वहाँ पर फोर्स होता है एम जी के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है, एम जी के बराबर होता है।
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम क्या है, मास से। चेंज किसका हुआ, वहाँ पे एम ए था, यहाँ पे एम जी हो जाता है। वहाँ पे एक्सेलरेशन ए था, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, हमने दो चीज़ पढ़ा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। अब देखिए, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, एफ इज इक्वल टू ये होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम बीच में कंपैरिजन करें, अगर इनके बीच में हम कंपैरिजन करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। आइए देखिए, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, इसी को जूम करते हैं, एक मिनट। देखिए, एफ इज इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है, और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब बात आती है, जब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो भाई जब फोर्स कंपैरिजन करेंगे तो अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको भी इक्वल होना है। तो भाई जब, अगर हम आपके फ्रेंड हैं और आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, मतलब हम आपस में फ्रेंड तो है ना, तो वही बात यहाँ पे है। देखिए हम कंपैरिजन करके क्या मिलता है हमें, तो हम इसको रखेंगे कि एम जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने पहले एक ऑब्जेक्ट के मास को एम वन माना था, दूसरे को हमने एम टू माना था। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसने जो है एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या मान लिया है, कैपिटल एम मान लिया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर लिया है, स्मॉल एम मान लिया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पे देखिए चेंज करते हैं, नहीं तो आप नहीं चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एम वन जी कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। देखिए हम भी एक को कैपिटल एम एक को स्मॉल एम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, एम से एम कैंसिल हुआ, अब बचा स्मॉल जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या हुआ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्मॉल जी का एक्सप्रेशन, ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वैल्यू मालूम है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता होगा, डिस्टेंस पता होगा, तो हम ये स्मॉल जी भी निकाल सकते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हम ज़्यादातर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉडी को अर्थ माना गया है, दूसरे को कोई भी ऑब्जेक्ट माना गया है, तो इस हिसाब से एक को कैपिटल एम, अर्थ का मास कांस्टेंट है इसीलिए उसको कैपिटल एम मान लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर बात आती है क्या, मास एंड वेट।
तो इस क्लास में हम यहीं तक रहते हैं। अगली क्लास में हम मास और वेट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप, इस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हैं। सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद रखिए, रिमेंबर, ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम मास एंड वेट, थ्रस्ट प्रेशर, इस पे बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, या भी आपको लगता है कि इस टॉपिक को हमने नहीं लिया है, इस चैप्टर में ये भी टॉपिक था, ये छूट गया है, हमने उसको नहीं लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली क्लास में हम उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपके डाउट भी ले लेंगे और आपके डाउट क्लियर भी कर देंगे। ओके, सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद, जय भारत।